नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 812 पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 812 पेपर आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, ये आप सभी की प्रथम वर्ष की जो सबसे हार्ड विषय मानी जाती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो MPDLED की जो प्रथम वर्ष की सबसे हार्ड विषय होती है, जो कौन सी होती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होती है। 812 सब्जेक्ट का कोड होता है। इसी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो एग्जाम में आने लायक होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे आज ही क्लास में। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है, इंग्लिश के पेपर से डर लगता है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली ये क्लास, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी चलेगी, यानी कि दोनों भाषाओं में आपको समझाई जाएगी ये क्लास। यानी कि इंग्लिश टू हिंदी, यानी अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी भी बताई जाएगी। आसान व्याख्या रहेगी इस क्लास में, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे और सटीक व संपूर्ण उत्तर रहेगा। ठीक है, सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। इससे पहले हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की आप एक क्लास कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, 812 पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की इंपॉर्टेंट, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे हमने। आज ही क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी क्लास है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। तो जितने ही बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं किया है तो, और क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट जरूर कर देना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर देना। लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सभी जगह कर दो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, एक एक नंबर, दो दो नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे आज ही क्लास में। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर तक आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में देखते हैं। पहले इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ABC मेथड, यानी कि ABC मेथड का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम बताना है आपको। ठीक है, ABC मेथड का दूसरा नाम बताइए। तो दूसरा नाम क्या है ABC मेथड का, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं आंसर, द अदर नेम ऑफ ABC मेथड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये इसका क्या है, ABCD का अदर नेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर देखेंगे, ABC विधि का दूसरा नाम एक्टिविटी आधारित लागत है। ठीक है, इंग्लिश में आपको लिखना है, तो इंग्लिश में ही आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश में ही आपको क्या करना है, याद रखना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये आपका ABCD का अदर नेम हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पहले 1 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक है, MPDLED पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, क्लियर। तो आपको सरल और आसान भाषा में बताए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। बस आपसे हम तो यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप नोट्स जरूर परचेस कर लेना। ठीक है, नोट्स के लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर नोट करा देता हूँ। नंबर नोट कर लेंगे, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, नोट्स परचेस कर लो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रथम वर्ष के, द्वितीय वर्ष के, जैसे आपको चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के नोट जरूर परचेस कर लेना। ऑल सब्जेक्ट लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप पढ़ते हो, कम समय में आप नोट्स ही पढ़ सकते हो। और सरल और आसान भाषा आप देख सकते हैं नोट्स में, क्लासेस में कितनी सरल और ईजी भाषा रखी है हमने आपके लिए। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नोट्स में थोड़ा बहुत पैसा खर्च करें और अच्छी परसेंटेज के लिए तैयारी करें। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो नोट्स जरूर परचेज कर लें भैया, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पेयर वर्क, व्हाट इज द पेयर वर्क, जोड़ी कार्य। पेयर वर्क यानी कि जोड़ी कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, पेयर वर्क यानी कि जोड़ी कार्य, पेयर वर्क क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पेयर वर्क इज ए लर्निंग एक्टिविटी, पेयर वर्क इज ए लर्निंग एक्टिविटी इन विच 2 स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए टास्क। यानी कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, जोड़ी कार्य वह गतिविधि है जिसमें 2 विद्यार्थी मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। 2 विद्यार्थी मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। पेयर वर्क का ही मतलब है जोड़ी कार्य, यानी जोड़ी में कौन रहेगा, एक और आपका साथी हो सकता है। ठीक है, पेयर वर्क जोड़ी में एक और आपका साथी हो सकता है। तो पेयर इज ए लर्निंग एक्टिविटी, पेयर इज ए लर्निंग एक्टिविटी। पेयर क्या है साथियों, पेयर एक
जोड़ी कार्य, पेयर वर्क यानी जोड़ी कार्य है जिससे दो विद्यार्थी मिलकर किसी कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। इन विच टू स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट, टू स्टूडेंट वर्क टुगेदर यानी कि कार्य को दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है, कंप्लीट ए टास्क। तो आप ऐसे आसान सरल और भाषा में क्वेश्चन को समझें, पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके आंसर को समझें हिंदी की सहायता से, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया। व्हाट डू यू मीन बाय ये रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। रोल प्ले से आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन, यानी कि आप रोल प्ले से क्या समझते हैं आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, रोल प्ले इज ए एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन और कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, कैरेक्टर्स फॉर लर्निंग, ठीक है। रोल प्ले इज एन एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन और कैरेक्टर्स फॉर लर्निंग, यानी रोल प्ले एक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी सीखने के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों या पात्रों का अभिनय करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन यानी वास्तविक जीवन की स्थितियों का क्या करते हैं, वास्तविक जीवन की स्थितियों या पात्रों का अभिनय करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ लर्निंग, और उनसे क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, और अभिनय करते हुए सीखते हैं, ठीक है। क्लियर, रोल प्ले आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। एक बार इन नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है भैया। नोट्स आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। क्लास के साथ साथ आप नोट्स भी परचेस कर लो, नोट्स खरीद पाओगे, नोट्स पढ़ पाओगे, ठीक है। ये नोट्स तो आपको मिलेंगे और एक्स्ट्रा नोट्स और मिलेंगे, और ये पीडीएफ आप जो क्लासेस में देख रहे हैं ये पीडीएफ तो आपको मिलेंगी नोट्स के साथ, और भी नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। यूनिट प्लान क्या होता है ये आपको बताना है। ए यूनिट प्लान इज ए डिटेल्ड प्लान ऑफ टीचिंग ए पर्टिकुलर टॉपिक ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि यूनिट प्लान किसी विशेष विषय को निश्चित समय में पढ़ाने की एक विस्तृत योजना होती है, ठीक है। यूनिट प्लान क्या होता है साथियों, जैसे आप किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो उसको एक कैसे पढ़ाना है, आपको किस टाइम तक पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, यूनिट प्लान से ही होती हैं, ठीक है। ए यूनिट प्लान इज ए डिटेल्ड यानी विस्तृत प्लान, ठीक है। यूनिट प्लान इज ए डिटेल्ड प्लान। यूनिट प्लान कैसा है, एक विस्तृत योजना है, ठीक है। विस्तृत योजना, यूनिट प्लान कैसी है, एक विस्तृत योजना है जो क्या करती है, टीचिंग ए पार्टिकुलर टॉपिक यानी एक विशेष को निश्चित समय में पढ़ाने की एक विस्तृत योजना होती है, ठीक है। क्लियर, अच्छे से समझना है भाई क्वेश्चन को पहले फिर आंसर को, ठीक है। वैसे आपको बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज रखी है हमने, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी और इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन आंसर आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, पूछे गए आपकी परीक्षा में पहले भी, लेकिन इनके आंसर इतने सरल तरीके से आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम आपके लिए आंसर लेके आए। इसी बात पे आप इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी आपके साथी हैं सभी जगह शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी चिंतन शिक्षण क्या होता है ये आपको बताना, ठीक है। चिंतन शिक्षण, रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी कि चिंतन शिक्षण, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है ये आपको बतानी है, ठीक है। क्लियर, तो जानेंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती क्या है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस वेयर ए टीचर थिंक अबाउट एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड। समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को आपने समझा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है यानी चिंतन शिक्षण क्या होता है, तो इसका आंसर है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस वेयर ए टीचर थिंक अबाउट एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड, यानी कि चिंतन शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीकों पर क्या करता है, विचार करके उन्हें बेहतर बनाता है, ठीक है। चिंतन यानी आप समझते हैं चिंतन में क्या करेगा, वो विचार ही तो करेगा, चिंतन करेगा। तो चिंतन मेथड क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी चिंतन शिक्षण प्रक्रिया कैसी है,
जिसमें शिक्षक क्या करता है, अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं, उनमें क्या करता है, विचार करता है और उन्हें बेहतर बनाता है। ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस वेयर ए टीचर थिंक्स अबाउट एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड। थिंकिंग करके क्या करता है वो, अपने जो टीचर मेथड है, उनके जो टीचिंग मेथड है उनको क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। ठीक है। टीचिंग मेथड्स को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कैसे करता है, थिंक्स अबाउट एंड थिंकिंग करके। ठीक है। सोचकर, चिंतन करके, सोचकर यानी विचार करके। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर प्रोडक्टिव स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट आर प्रोडक्टिव स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में उत्पादन कौशल क्या है। प्रोडक्टिव स्किल यानी कि उत्पादन कौशल। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, स्पीकिंग और राइटिंग। क्या होती है, स्पीकिंग और राइटिंग, थ्रू विच लर्नर्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है। जो प्रोडक्टिव स्किल होती है वो क्या होती है, बोलना होती है। स्पीकिंग यानी कि बोलना और राइटिंग यानी कि लिखना। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, बोलना और लिखना। क्लियर। जहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी हिंदी की सहायता से समझेंगे आप। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल स्पीकिंग और राइटिंग होती है। ठीक है। अगर आपसे एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे तो आप बस इतना लिख दीजिए, प्रोडक्टिव स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप इतना लिख के आएंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी भाषा में उत्पादन कौशल क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्पादन कौशल बोलना और लिखना है। ठीक है। एक वाक्य में पूछे आप, एक सेंटेंस में आंसर बोले तो आप इतना लिख सकते हैं, प्रोडक्टिव स्किल आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। बस आर लगा के स्पीकिंग एंड राइटिंग लिख देना। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल में। ठीक है। तो पूरा आंसर देखेंगे, थ्रू विच लर्नर्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि जो प्रोडक्टिव स्किल होती है वो क्या करती है, जिनके माध्यम से विद्यार्थी क्या करता है, अपने विचार, भावनाएं और जानकारी व्यक्त करता है। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल के माध्यम से तो आप करते हैं, बोलकर आप सामने वाले को बताते हैं और लिखकर बताते हैं। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल आप दूसरे से बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, प्रोडक्टिव स्किल्स के माध्यम से ही तो करेंगे। आप बोल सकते हैं, या तो आप बोल के समझा सकते हैं सामने वाले को, या लिख कर समझा सकते हैं। ठीक है। आपके अंदर जितने भी विचार हैं, आप सामने वाले से बोल रहे हैं, अपनी भावनाएं, अपनी जानकारी जो शेयर करते हैं वो किसके माध्यम से करेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, ये आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे सामने वाले को। स्पीकिंग यानी बोल कर ही तो करेंगे, राइटिंग यानी लिख कर ही करेंगे। ठीक है। क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आप इसे पढ़ें, नोट्स परचेस कर लेना, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टिव स्किल्स। यानी कि अभी हमने क्या देखा था, प्रोडक्टिव स्किल देखा था, अभी हम रिसेप्टिव स्किल के बारे में बात करेंगे इन लैंग्वेज। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टिव स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में ग्रहणशील कौशल से आप क्या समझते हैं। ग्रहणशील कौशल यानी कि लिसनिंग और रीडिंग। रिसेप्टिव स्किल क्या होती है, लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी कि सुनना और पढ़ना। ठीक है। सुनना और पढ़ना, यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स आर लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है। लिसनिंग एंड रीडिंग यानी कि आपको जब आप सामने वाले की बातें सुनते हैं तो कैसे मतलब सामने वाला आपके साथ कोई भी विचार शेयर करता है। जैसे हमने अभी आपसे क्या बात की थी, प्रोडक्टिव स्किल की बात की थी। अपने विचार आप शेयर करते हैं सामने वाले से, तो सामने वाला क्या करेगा, रिसीव तो करेगा उसे। तो रिसीव कैसे करेगा, वो लिसनिंग यानी सुनकर करेगा। ठीक है। और रीडिंग यानी कि पढ़कर करेगा। सुनकर और पढ़कर ही तो करेगा। ध्यान रखना, रिसिप्टिव में आएगा आपका सुनना और पढ़ना। ठीक है। सुनना और पढ़ना आएगा, लेकिन प्रोडक्टिव में आएगा बोलना और लिखना। क्लियर। जब आप सामने वाले, जैसे आप प्रोडक्टिव स्किल, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव स्किल तो कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, और मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव स्किल कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिसिप्टिव स्किल कर रहे हैं, यानी कि सुन रहे हो और पढ़ रहे हैं। ठीक है। सुनना और पढ़ना, आप रिसिप्टिव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस ये आपको 1 नंबर में पूछे तो आप इतना लिख देना, रिसिप्टिव स्किल आर लिसनिंग एंड रीडिंग। बस इतना ध्यान रखें भैया, आप गलती मत कर देना, प्रोडक्टिव में लिसनिंग और रीडिंग मत लिख देना। बस प्रोडक्टिव में आएगा, प्रोडक्टिव स्किल में क्या आएगा, प्रोडक्टिव स्किल में आएगा लिखना और सुनना, लिखना और बोलना। ठीक है।
प्रोडक्टिव स्किल में क्या आएगा, लिखना और बोलना, लेकिन रिसेप्टिव स्किल में आएगा सुनना और पढ़ना। ठीक है, क्लियर, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से इसको जानते हैं, समझते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स आर लर्निंग एंड रीडिंग थ्रू विच लर्नर्स रिसीव एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ग्रहणशील जो कौशल होता है वो सुनना और पढ़ना है, जिनके माध्यम से विद्यार्थी जानकारी प्राप्त और समझते हैं। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो आप कौन सी स्किल कर रहे हैं, रिसिप्टिंग स्किल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आप लर्नर हैं। ठीक है, आप जो सीख रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो कैसे सीख रहे हैं, सुनकर और पढ़कर। ठीक है, क्लियर, आप रिसिप्टिंग स्किल कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या करता है, रिसिप्टिंग स्किल करता है, और टीचर क्या करता है, प्रोडक्टिव स्किल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L1 एंड L2। L1 L2 का मतलब होता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, L1 और L2 का मतलब होता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, एंड विच लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू एक्वेशन। ठीक है, एक्वेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हिंदी है, जो हिंदी में समझेंगे L1 और L2 क्या, L1 और L2 का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको अर्थ बताना है, और कौन सी भाषा अधिग्रहण द्वारा सीखी जाती है, अधिग्रहण द्वारा सीखी जाती है, ये आपको बतानी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, समझेंगे हिंदी के माध्यम से। L1 जो लैंग्वेज फर्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड है वो क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट समझेंगे पहले। ठीक है, L1 यानी लैंग्वेज फर्स्ट मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि आपकी मदर टंग होगी। ठीक है, मदर टंग यानी कि मातृभाषा। मदर टंग का होता है मतलब होता है मातृभाषा। जैसे कि L1 का अर्थ होता है पहली भाषा। कौन सी भाषा, पहली भाषा। ठीक है, L1 का क्या अर्थ होता है, पहली भाषा। पहली भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा। मातृभाषा कैसे, आप लोग सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, मातृभाषा ही तो सीखते हैं। और L2 होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज। L2 क्या होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज, यानी कि दूसरी भाषा। ठीक है, L2 का अर्थ होता है दूसरी भाषा। दूसरी भाषा कैसे, आप कोई सी भी भाषा सीखते हैं, सबसे पहले आपकी घर की जो भाषा होती है मातृभाषा, वो कौन सी होती है, L1 होती है। L2 के रूप में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, संस्कृत सीखते हैं, ये सारी भाषा सीखते हैं आप। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, अंग्रेजी क्या है, सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, तो और L2 का अर्थ होता है दूसरी भाषा, यानी कि L1 इज लर्न नेचुरली थ्रू एन एक्वेंशन, यानी कि L1 को अधिग्रहण के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। ठीक है, क्लियर, L1 आप अपने घर से सीखते हैं, अपने स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो L1 क्या है, मदर टंग आपकी भाषा है। ठीक है, L1 मदर टंग होती है, और जो L2 होती है वो सेकंड लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगर आपसे L1 L2 पूछे तो बस ओनली इतना लिख देना, L1 मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग, और L2 मीन्स सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, आप इतना लिख देना, बाकी अगर 2 नंबर में पूछी तो आप ये पूरा लिख देना। ठीक है, क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा हिंदी की सहायता से। ठीक है, क्लास को लाइक करो भाई, लाइक आपके बहुत कम आ रहे हैं, आप लोगों के लाइक बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, लाइक करो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवेल्युएशन एंड असाइनमेंट, यानी कि आपका मूल्यांकन और आकलन में मूल अंतर आपको बताना है। ठीक है, मूल्यांकन, एवेल्युएशन एंड असाइनमेंट में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर समझते हैं। बहुत ही ईजी आंसर लिखे हुए हमने, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बस आप नोट्स परचेस कर लो, नोट्स परचेस कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस टू चेक स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, वाइल एवेल्युएशन इज डन एट द एंड टू जज देयर परफॉर्मेंस, यानी कि मैं आपको बताऊं साथियों, जो आकलन है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी है, कंटिन्यूस प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो विद्यार्थियों के सीखने की क्या करता है, सीखने को जांचती है। ठीक है, टू चेक लर्निंग स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, किसको चेक करती है, ये लर्निंग को चेक करती है स्टूडेंट की। लेकिन एवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो मूल्यांकन क्या है, ये मूल्यांकन, जबकि मूल्यांकन क्या है, अंत में उनके प्रदर्शन का निर्णय करती है। ठीक है, एवेल्युएशन इज डन एट द एंड टू जज देयर क्या, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस को चेक करती है। ठीक है, निर्णय करती है लास्ट में। ठीक है, प्रदर्शन का। आप इसे एक बार पूरा और पढ़ेंगे अच्छे से।
असाइनमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस टू चेक स्टूडेंट्स लर्निंग वाइल एवेल्यूएशन इज डन एट द एंड टू जज देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, आकलन एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के सीखने की जांच करती है, जबकि मूल्यांकन अंत में उनके प्रदर्शन का क्या करता है, निर्णय करता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनटू हाउ मैनी फॉर्म्स कैन ए लेटर बी डिवाइडेड, यानी कि एक पत्र को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, एक पत्र को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। इनटू हाउ मैनी फॉर्म्स कैन ए बी लेटर्स बी डिवाइडेड। ठीक है, तो एक पत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, ए लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, यानी कि एक पत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगर आपसे एक वाक्य में प्रश्न पूछे तो ओनली आप इतना लिख देना, ए लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स। ठीक है, अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप पूरा लिख देना। ठीक है, 2 नंबर के लिए आपको पूरा लिखना है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पोज एंड स्टाइल। ठीक है, यानी कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जो उद्देश्य और शैली के आधार पर होते हैं। ठीक है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है, दोनों की शैली कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर, औपचारिक लेटर अलग होता है, अनौपचारिक लेटर अलग होता है। ठीक है, ए लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, इनटू हाउ मैनी फॉर्म्स कैन ए लेटर बी डिवाइडेड। बस इतना पूछ रहा है कि एक पत्र को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, तो आप यही लिख सकते हैं, बस एक पत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे एक पत्र के 2 प्रकार होते हैं, ए लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर, बस इतना लिख सकते हैं कि ये 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं पत्र के। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं भाई, अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या कर लो, नोट्स परचेस कर लो भैया, नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आप नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा कंजूसी ना करें, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फेल ज़्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं, ये क्लासेस के साथ साथ आप नोट्स भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नोट्स परचेस कर लो, नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ठीक है, अब ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत देना, मैं बोल रहा हूँ आपसे, कहीं सीरीज बुक वगैरह कहीं ये पढ़ो कहीं वो पढ़ो। हम रेगुलर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, एक तो आप क्लासेस देखिए रेगुलर और नोट्स परचेस कर लीजिए और नोट्स को पढ़िए। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, बस और कुछ नहीं है, इधर उधर का कुछ नहीं डाला हमने। ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि अभी आपको इंपॉर्टेंट देना ज़रूरी है, नोट्स दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप नोट्स को पढ़ लो, बस ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, बस और क्लासेस देख लो, इससे ही हो जाएगा। अगर ज़्यादा इधर उधर भागोगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नोट्स परचेज कर लो 72 40 28 72 81, बस क्लियर, इतना पढ़ लो, ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। और क्लास को लाइक करो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, अभी तक नहीं किया एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब किसने नहीं किया है, बेल आइकन और रख लो और भी आगे की क्लासेस देखने के लिए। ठीक है, और ध्यान से टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लो ना, क्योंकि सारी अपडेट्स वहीं पर आती हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतन शिक्षण से आप क्या समझते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, ये क्या है, रिपीट हो गया है। ठीक है, रिपीट हो गया है, चिंतन शिक्षण वाला क्वेश्चन पहले कराए थे हम आपको। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव टीचिंग, यानी चिंतन शिक्षण क्या होता है, एक बार और समझाएंगे थोड़ा अच्छे से। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए टीचर थिंक्स अबाउट देयर टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव देम फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स, यानी चिंतन शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके पर क्या करता है, विचार करता है और उन्हें बेहतर बनाता है, ताकि सीखने के परिणाम कैसे हों, अच्छे हों। ठीक है,
ये हम पहले कराए थे, लेकिन थोड़ा बहुत आंसर इसमें थोड़ा बहुत बढ़ गया है, पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। जो आपको बेटर लगे वो आप लिख देना, ठीक है, याद कर लेना जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है, क्लियर। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए टीचर थिंग्स, यानी इसमें क्या कहता है, टीचर सोचता है, ठीक है, अबाउट देयर टीचिंग मेथड, अपने टीचिंग मेथड को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। देम ऑफ बेटर लर्निंग, यानी कि अपनी जो सीखने के जो परिणाम है उन्हें अच्छा या बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है, क्लियर। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें, नोट्स आप परचेस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, व्हाट इज ए डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, ये आपको बताना है, निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, ठीक है। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, तो इसके बारे में आप समझेंगे हिंदी के साथ, ठीक है। अब तो भाई अंग्रेजी वाले बच्चों को डर नहीं लग रहा होगा, अब तो कमेंट कर दो क्लासेस कैसी लग रही है आपको, कमेंट करो भाई। अंग्रेजी वाले बच्चे जिन्हें घबराहट हो रही थी, डर हो रहा था, कमेंट कर रहे थे सर हम फेल हो जाएंगे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की क्लास लेके आओ लेके आओ लेके आओ, तो आपके लिए सरल और इजी लेके आए क्लासेस। कमेंट करो भाई, कितने बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ इंग्लिश के पेपर का, ठीक है। ऐसे ही सारे पेपर आपको करने, बस आप इतना कर लेना, नोट्स और ले लेना, ठीक है, नोट्स और पढ़ लो, क्लासेस देख लो, आपका डर खत्म। अच्छी परसेंटेज बनेगी आपकी इंग्लिश में, कोई बच्चा फेल नहीं होगा इस बार इंग्लिश में, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बिफोर टीचिंग सो दैट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन, यानी निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग पढ़ाने से निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग पढ़ाने से पहले विद्यार्थी की ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए किया जाता है, ताकि उचित शिक्षण दिया जा सके, ठीक है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है वो किस लिए होता है, बच्चों की कमजोरी यानी कि वीकनेस को पहचानने, और बच्चों की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को पहचानने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। निदानात्मक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए, ठीक है, ताकि उचित शिक्षण यानी कि उन्हें क्या दिया जा सके, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, ठीक है। एक बार और अच्छे से पढ़ें इसके आंसर को। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बिफोर टीचिंग सो दैट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन, यानी निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग पढ़ाने से पहले विद्यार्थी की ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि उचित शिक्षण दिया जा सके, ठीक है। उपयोग पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ और कमजोरी यानी वीकनेस को पहचानने के लिए, ठीक है, क्लियर। अच्छे से पढ़ें आप, इसे एक बार पढ़ लेंगे ना, पहले क्वेश्चन समझें फिर उसके बाद आंसर पढ़ें, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, नो टेंशन रहिएगा, बहुत इजी भाषा लैंग्वेज रखी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स कैरिकुलम व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री, अकॉर्डिंग टू द स्कूल कैरिकुलम, ठीक है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश आवर कंट्री, यानी विद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे देश में अंग्रेजी की स्थिति क्या है, ये आपको लिखनी है, ठीक है। विद्यालय पाठ्यक्रम यानी स्कूल कैरिकुलम के अनुसार, ठीक है, आपको बताना है कि हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसमें अंग्रेजी भाषा की क्या स्टेटस है, ठीक है, इंग्लिश का स्टेटस बताना है आपको, ठीक है, हमारी देश में यानी हमारी कंट्री में, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, आंसर को समझेंगे, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक है, इन आवर कंट्री यानी हमारे देश में इंग्लिश हैज़ द स्टेटस ऑफ ए सेकेंड लैंग्वेज एंड इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द स्कूल कैरिकुलम, यानी कि हमारे देश में जो अंग्रेजी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है भारत में, इंडिया में अंग्रेजी को, ठीक है, किस लैंग्वेज में माना जाता है, सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश हैज़ द स्टेटस ऑफ ए सेकेंड लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का जो स्टेटस है, हमारी जो स्थिति है हमारे देश में, वो कैसी है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है,
कैसे रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। एंड इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द स्कूल कैरिकुलम, और ये जो विद्यालय पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम में ये एक महत्वपूर्ण विषय मानी जाती है, ठीक है। कैसी है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में तो मानी जाती है इंडिया में, लेकिन जो विद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें अंग्रेजी को कैसे मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। क्लियर, कैसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानी जाती है अपने जो स्कूल कैरिकुलम है उसमें, ठीक है, अंग्रेजी सब्जेक्ट को, ठीक है। क्लियर, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ए ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है, यानी समूह कार्य क्या है। ग्रुप वर्क यानी कि समूह कार्य क्या है, व्हाट इज ए ग्रुप वर्क, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ग्रुप वर्क इज एन एक्टिविटी, ग्रुप वर्क इज एन एक्टिविटी यानी कि समूह कार्य एक गतिविधि है, ठीक है, इन विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट ए टास्क एंड लर्न कोऑपरेटिवली, ठीक है। यानी कि हिंदी देखेंगे, समूह कार्य एक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं और सहयोग सीखते हैं, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया ग्रुप वर्क क्या होता है, ठीक है। क्लियर, ग्रुप वर्क क्या होता है, ग्रुप वर्क इज एन एक्टिविटी, ग्रुप वर्क क्या एक गतिविधि है, ठीक है, इन विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ए स्मॉल्स ग्रुप्स, ठीक है, स्मॉल्स ग्रुप टू कंप्लीट ए टास्क एंड लर्न कोऑपरेटिवली, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई पोस्टिंग रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, व्हाट डू यू मीन बाई पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज, यानी पोस्ट रीडिंग क्या है, यानी कि पाठ पश्चात गतिविधियों से आप क्या समझते हैं, यानी पाठ पढ़ाने के बाद जो गतिविधियाँ उनसे आप क्या समझते हैं, पाठ के बाद की गतिविधियों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पाठ पढ़ाने के बाद आप क्या समझते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी करा चुके हम पहले, पोस्ट रीडिंग, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग वगैरह हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपने उसमें सीखा होगा, ठीक है। उन्हीं में से ये 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया, उन्हीं तीनों में से। वहाँ पे हमने तीन बात की थी, पोस्ट रीडिंग, प्री रीडिंग और एक रीडिंग और थी उसका वाइल रीडिंग, ठीक है। 3 रीडिंग आपको कराई थी हमने कल, तो उसी में से ये एक रीडिंग को उठा लिया है 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है वो, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे मिलाकर पूछ लेगा, या फिर आपसे छोटे क्वेश्चन में उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से एक छोटा क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे पोस्ट रीडिंग के बारे में कि पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी होती क्या है, इनसे आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी पठन के पश्चात पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ आर टास्क डन आफ्टर रीडिंग टू चेक अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव लर्निंग। पोस्ट रीडिंग क्या करती है, पोस्ट रीडिंग यहाँ पे हिंदी समझेंगे, पठन पश्चात गतिविधियाँ वे कार्य हैं जो पढ़ने के बाद समझ को जांचने और सीखने को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं। जो पोस्ट रीडिंग है साथियों, जैसे आपको कोई पाठ पढ़ा दिया, ठीक है, पाठ पढ़ाने के बाद आपने क्या समझा, क्या सीखा, उसी को जांचने के लिए क्या की जाती है, पोस्ट रीडिंग की जाती है, ठीक है। और आपने सीखा उसे बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे किस लिए की जाती है वो, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क डन आफ्टर रीडिंग, यानी रीडिंग के बाद की जाती है, चेक करी जाती है, किस लिए, अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है, आपकी समझदारी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव लर्निंग, आपने जो सीखा है उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर, आपको आंसर समझ में आ गए होंगे सारे के सारे आंसर। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बस आपसे यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और वीडियो क्लास को लाइक कर दो भैया, कमेंट जरूर कर देना। आप कमेंट करके बताओ आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और इससे आसान आंसर तो आपके लिए हम ला नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 812 पेपर के, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, 812 पेपर प्रथम वर्ष वालों की सब्जेक्ट है भैया, एक भी सब स्टूडेंट फेल नहीं होगा, इसमें गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप रेगुलर क्वेश्चन देखते हैं और नोट्स परचेज कर लेते हैं, नोट्स के लिए नंबर नोट कर लो 72 40 28 72 81, ठीक है।
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप नंबर नोट कर लिया आपने 7240287281। इस नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सअप करोगे तो थोड़े से पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, क्लास को 2-3 बार देखें, नोट्स परचेज करके उन्हें 2-3 बार पढ़ें, थोड़ी पेन से लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आंसर आपने याद किया उसे थोड़ा लिख लिख के याद करें, क्योंकि ये अंग्रेजी है भैया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ तो आ जाएगा आपको क्या हिंदी में, हिंदी की सहायता से, लेकिन आपको लिखना अंग्रेजी में ही है, थोड़ा घर पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना लिखने की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके लिए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाते हैं। तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।